हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्लासेस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज करेंगे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी निसारी सुरंग। कौन सी? चेनानी निसारी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में मुंबई में, कब? 1916 में मुंबई में बना था SNDT महिला विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो एशियाई खेलों में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता? कमलजीत सिंधु। कौन है? कमलजीत सिंधु। तो और ये जो है सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम और बचेंद्री पॉल। बचेंद्री पॉल फेमस नाम है, ये है जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी और जो कि 23 मई 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। 23 मई 1984 बचेंद्री पॉल, 23 मई 1984। और इनका जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बचेंद्री पॉल का जन्म हुआ और 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करके फतेह हासिल की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल तो कौन थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही हैं। सरोजिनी नायडू। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की उमा भारती, सुष्मिता सेन, फातिमा बेबी या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा फातिमा बेबी। फातिमा बेबी है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या हरगोविंद खुराना या रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले ऐसे भारतीय रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन रही है? फातिमा बेबी। और ये नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं। और प्रथम में थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट PM कौन रही हैं? भारत की पहली PM कौन रही हैं? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। और जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद रहे हैं पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कौन रही हैं? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर, तारा चेरियन या फिर विमला देवी या रीना कौशल
शत्रु या फिर डॉक्टर अमृता पटेल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा रीना कौशल धर्म शक्तु। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर शक्तु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से, नोबेल पुरस्कार क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा संगीत क्षेत्र से ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा कथक। कथक से संबंध है लच्छू महाराज का संबंध, और ये है लच्छू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। ये भी आपको याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य। कौन से शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। जल्दी से आप सोचिए क्या इसका आंसर रहेगा? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 11th का आंसर रहेगा 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखने का इजी तरीका है, यहाँ जो गोवा का ये पीछे वाला है तो इसको 19 के जैसे देख लो आप, 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? किसका? यामिनी कृष्ण मूर्ति। और अब इससे पहले किया था हमने, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? कथक से। और यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 12th का आंसर रहेगा हमारा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम से। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 13। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कथकली। तो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई, 1 जून, 1 मार्च, 12 मार्च। तो क्या इसका आंसर रहेगा? गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? तो भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा से, या फिर राज्यसभा और लोकसभा से, या फिर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। ये तीनों आएंगे इसमें, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी आएगा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16। जल सेना का प्रधान कौन होता है? जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल, जनरल, कैप्टन, ये सभी। तो जल सेना का प्रधान होता है, कौन होता है? जल्दी से आप गेस कीजिए। 16th का आंसर रहेगा एडमिरल। जल सेना का संबंध एडमिरल से होता है। आगे देखते हैं, थल सेना का संबंध किससे होता है? थल सेना का संबंध जनरल या फिर एडमिरल या कैप्टन, ये सभी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? थल सेना का संबंध होता है जनरल से। किससे? जनरल से होता है थल सेना का संबंध, और जल सेना का संबंध होता है एडमिरल। दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं की है तो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग जी के क्वेश्चंस करते रहते हैं, और अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते हैं। देश में पहला इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ए, कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में, जमशेदपुर में 1854 में, या फिर कर्नाटक में 1870 में, या मुंबई में 1874 में। तो इसका आंसर रहेगा कुल्टी पश्चिमी बंगाल 1874 में। यहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में। आगे चलते हैं, भारत का
रूर किस पठार को कहते हैं? भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? दक्कन के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को, प्रायद्वीप पठार को, या ये सभी? भारत का रूर किसे कहते हैं? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसको सोचिए क्या रहेगा इसका आंसर। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। किसको? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 43 में। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? जगजीवन राम लगभग 32 वर्ष, या जवाहरलाल नेहरू, या अटल बिहारी वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा 21 का आंसर रहेगा जगजीवन राम। जगजीवन राम का लगभग 32 वर्ष तक कार्यकाल रहा है। कैबिनेट मंत्रियों में जगजीवन राम लगभग 32 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऐसे कौन है जिसका सबसे कम समय रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। तो जगजीवन राम तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, कैबिनेट मंत्री में रहा है, ये भी याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो भी देख लेंगे आगे क्वेश्चन में। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री बने, सबसे कम समय इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुके हैं हमारे। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन पर। उससे पहले प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। 23 देख लेते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सबको पता है जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन, ये भी याद रखना आपको, 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन, 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन इनका कार्यकाल रहा है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जल्दी से इसका आंसर आप सोचिए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1977-78 में, 1988-89 में, 1976-77 में, या 1977 या 79 में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 24 का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा जल्दी से आप बताइए। इसका आंसर रहेगा 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना है, ये क्या है? योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1988, 1989, 1990, 1991। तो 25 का आंसर रहेगा हमारा 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2004, 2005, 2006, 2008। तो कब शुरू हुआ ये हुआ 2006 में। कब? 2006 में है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, कहाँ पर थी? तो कोलकाता में थी, इसका शायद आपको अच्छे से पता होगा। आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है, बालक कल्याण से है, या फिर स्वास्थ्य विभाग से है, कृषि विभाग से है। तो लाल त्रिकोण, लाल जो है त्रिभुज का संबंध होता है परिवार कल्याण से। 28 का आंसर रहेगा हमारा परिवार कल्याण से इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं।
कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों पर, या समुद्र तल के बराबर वाले स्थानों पर, या समुद्र तल से नीचाई और आकार वाले स्थानों पर। तो इसका कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई, क्या? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों पर। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों पर कंटूर रेखा दर्शाती है। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन। कावेरी नदी बहती है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं लास्ट तक। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में। तो कहाँ बहती है कावेरी नदी? कावेरी नदी बहती है हमारी दक्षिण में। कहाँ पर बहती है कावेरी नदी? दक्षिण में बहती है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? भील, संताल, सिंहली, या इनमें से सभी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय धान, जौ, गेहूं, ज्वार। तो कौन सा है ऐसा अनाज जिसको जलाया जाता है होलिका दहन के समय? तो जौ को होलिका दहन के समय जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क के किसे आय होती है? तो गांव का जो मेला लगता है उसमें जो पंजीकरण शुल्क होता है उसका सबसे ज़्यादा है किसको आय होती है? सबसे ज़्यादा किसका फायदा होता है? जिला परिषद का, पंचायत का, या फिर सरपंच का, या इनमें से सभी का? तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को आय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते 34th क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार ने, या फिर गफ्फार ने, या खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। आगे देखते 35 क्वेश्चन। गंगा यमुना नदी का संगम स्थान है कलकत्ता में, इलाहाबाद में, पंजाब में, चंडीगढ़ में। तो गंगा और यमुना का संगम स्थान है कलकत्ता, इलाहाबाद, पंजाब, चंडीगढ़। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, इलाहाबाद में है गंगा यमुना का संगम स्थान है। दोनों मिल जाती हैं गंगा यमुना इलाहाबाद में। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक वीडियो में बने रहें। भारत की समुद्री सीमा लंबाई है, तो भारत की जो है समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7300 किलोमीटर, 7356 किलोमीटर, या फिर 7500 किलोमीटर, या 4500 किलोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 7500 किलोमीटर है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई। आगे देखते हैं दल बदलो कानून कब पारित हुआ? तो दल बदलो कानून कब पारित हुआ? 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो 37 का आंसर रहेगा 1985 में जो है ये है दल बदलो कानून पारित हुआ। आगे देख लेते हैं 38 क्वेश्चन। शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 2 फरवरी, 30 मार्च। तो शहीद दिवस मनाया जाता है हमारा 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो जल्दी से सोचो, इसका आंसर क्या रहेगा? बाघ, चीता, हिरण, शेर। तो सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो 39th का आंसर रहेगा हमारा चीता। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो कौन सी है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा विश्व में, संसार में सबसे ज़्यादा? मंदारिन, चीनी, या दिल्ली, या हिंदी, या सिंधी, या फिर उर्दू? तो इसका रहेगा मंदारी ऐसी भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में, मंदारी चीनी भाषा। आगे देखते हैं भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में 18, 22, 20, 24। तो 24 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में।
तो भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं और 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121 भाषाएं बोली और समझी जाती है। कितनी? 121 भाषाएं बोली और समझी जाती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन मान्यता कितनों को मिली है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं, आगे कुछ साइंस के क्वेश्चन रहेंगे हमारे 10 लास्ट में, तो ये भी ध्यान से देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक है, विलियम हार्वे। आगे देख लेते हैं 43 क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो जो एथलीट फुट बीमारी होती है वो होती है फफूंदी से। किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंदी से। ठीक है, आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो है भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, ये क्वेश्चन भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा इसमें भी। आगे देखते हैं 46 क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन व श्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन या श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, स्लाइडेन और श्वान ने। देखते हैं 47 क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रिच। क्या? ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला क्या है? पक्षी है, ऑस्ट्रिच। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। कौन से वर्ग का? मेमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन, प्रोटीन के संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। आगे देखते हैं 51 क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया। ठीक है, ये हो गए कुछ हमारे 50+ क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही हम अच्छे जीके के क्वेश्चन करते रहेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।